everyone to this channel. This is Manisha Upadhyay. In this video, we are going to discuss about the chapter number 10 of social science. So this is the second part of this video. So in the previous video, we have discussed about the First World War, their impact, and Rowell Act. In this video, we are going to discuss about the main portion, that is जलियांवाला बाग and the non-cooperation movement. तो हम अपने उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जलियांवाला बाग से. देखिए, थोड़ा सा प्रीवियस हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. हम जानते हैं कि रोवल एक्ट के बाद में इंडिया के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था. एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड एक जनरल डायर जो है, एक कमांडर थे जिनको इसके लिए नियुक्त किया गया था. ठीक है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज करती है. मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन की भागीदारी है वो एक आर्मी के हाथ में आ जाएगी. तो आर्मी के ही एक जनरल कमांडर होते हैं जिनका नाम होता है जनरल डायर. इनके हाथों में सारी पावर आ जाती है रूल्स रेगुलेशन की. देखिए, मार्शल लॉ इम्पोज करने से पहले हमारे जो दो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, ठीक है, जैसे कि आपके सत्यपाल एंड सैफुद्दीन, इन दोनों पर्सन को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है. ठीक है. अब लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है. लोगों की ये डिमांड होती है कि जो है लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी डिमांड ये होती है कि इन दोनों पर्सन को जो है रिलीज कर दिया जाए, इनको जो है जेल से बाहर निकाल दिया जाए. ये लोगों की उस टाइम पर सबसे बड़ी डिमांड होती है. अब देखिए, एक तरफ मार्शल लॉ इम्पोज हो चुके हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे दो रेवोल्यूशनरी लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है. इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं विलेजेस के या आसपास के लोग जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि देश के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है. वो इस बात से अनअवेयर होते हैं. लेकिन उनका जो फर्स्ट और अगर हम कहें सेंट्रल पॉइंट जो उनका मुद्दा होता है वो ये होता है कि वो चाहते हैं कि दो रेवोल्यूशनरी लीडर जिनको अरेस्ट किया गया है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट रिहा कर दीजिए. तो उसके लिए हमारे देश के जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठे होकर जो है जलियांवाला बाग, जो आपका अमृतसर में है, वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है. पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं जलियांवाला बाग में. ठीक है. उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि आवाज उठाना, तेज तेज चिल्लाना, बस एक शांति से जो है उनका जो है प्रोटेस्ट जो है जारी रहता है. अब ये बात की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये जनरल डायर को लग जाती है. जैसे उनको जनरल डायर को इस जलियांवाला बाग के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हो चुके हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं. देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी. मान लीजिए ये जलियांवाला बाग है. ठीक है. हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेने की बात करें कि सिर्फ एग्जाम्पल है. अब इसका कोई एक एंट्री पॉइंट भी होगा, एक इसका एग्जिट पॉइंट भी होगा. तो जनरल डायर क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री पॉइंट को क्लोज कर देते हैं और एग्जिट पॉइंट को क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या हो, ना तो लोग जो है बाहर निकल सके ना कोई अंदर आ सके. तो उस एंट्री और एग्जिट पॉइंट को एकदम क्लोज करने के बाद में जो जनरल डायर होते हैं वो यहाँ पर जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. फायरिंग स्टार्ट करने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर मारे जाते हैं. ठीक है. जिनकी डेथ हो जाती है. उसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, सभी तरह के वर्ग सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है. इस इंसिडेंट का इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ता है. इंडिया की सिचुएशन के ऊपर भारत के बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर सारे हिल जाते हैं कि इंडिया के अंदर इस तरह का इंसिडेंट हुआ. ठीक है. तो हमारा जो एक मेन सेंट्रल पॉइंट, एक आधार होता है, वो हिला देता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट. आज भी इसकी इमेजेस देख के लोगों की रूहें कांप जाती हैं कि इतना बड़ा जो है इंसिडेंट भारत के अंदर हुआ था. ये कोई छोटा मोटी बात नहीं थी उस टाइम पर. अब जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट खत्म होता है, महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि मुझे एक ऐसा आंदोलन चलाने की जरूरत है. सबसे पहले तो उनके दिमाग में आता है कि बस अब वो फिक्स डिसाइडेड है कि अब टाइम आ चुका है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से बाहर निकलेगी. ठीक है. जैसे ही उनके मन में डिसाइडेड कर लेते हैं वो, ठीक है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले बात ये आती है कि अगर मैं चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश से बाहर जाए तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि भारत के जो दोनों सेक्शन हैं, मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, हिंदुस्तान के अंदर दो वर्ग कम्युनिटी सबसे ज्यादा मिलती है, एक हिंदू और एक मुस्लिम. ये दोनों कम्युनिटी जब तक एक साथ नहीं आएंगी तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते. अब देखिए इसके आगे क्या होता है. जैसे ही ये आइडिया महात्मा गांधी जी के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि नाउ
अब जो है देश को पहले सबसे पहले यूनाइट करना होगा, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। जैसे फर्स्ट जो आइडिया उनके दिमाग में जनरेट होता है दैट इज कि अब जो है मुझे लोगों को जो है यूनाइट करना होगा, यूनाइट टू, ठीक है, ठीक है, ब्रिंग टुगेदर। और किस किस को? दोनों कम्युनिटी को, ठीक है, हिंदू भी और मुस्लिम भी, ठीक है, ये उनके दिमाग में आइडिया आता है। दूसरा पॉइंट उनके दिमाग में क्या आता है कि मुझे लोगों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे प्रोटेस्ट करते हैं। अब ये आइडिया जब उनके दिमाग में आता है तो सबसे पहले उनकी मुलाकात दो भाई से होती है जिनको हम अली ब्रदर्स कहते हैं। अली ब्रदर्स ये कौन कौन होते हैं? इनका एक का नाम है आपका ये अली ब्रदर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से हम दोनों ब्रदर्स के बारे में हम जो है बात करेंगे, ठीक है। एक का नाम होता है मोहम्मद अली और एक का नाम होता है शौकत अली। इनकी जो है मीटिंग होती है महात्मा गांधी जी के साथ में और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि हाँ एक ऐसा मूवमेंट हम लेकर आएंगे। तो क्या होता है इस मीटिंग में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े एम्पायर जो थे, बहुत बड़े बड़े एम्पायर जो थे वो कोलैप्स हो गए थे। जैसे ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर कोलैप्स हो गया था, वैसे एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, ये एक वो एम्पायर था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आने तक कोलैप्स हो गया था। अब ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर था, जो चीफ पर्सन था, ठीक है, वो थे कैलिफ। कई जगह उनको कैलिफ भी कहते हैं और उनको खलीफा भी कहते हैं। अभी खलीफा कौन थे? ये मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर थे, मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। अब क्या होता है जैसे ओटोमन एम्पायर कोलैप्स होता है, अच्छा ये जो मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ये सिर्फ एक या किसी देश के नहीं होते। अच्छा ये टर्की के होते हैं उस टाइम पर, मैं आपको बता देती हूँ टर्की के होते हैं, लेकिन इनको फॉलो करने वालों की संख्या पूरे वर्ल्ड में होती है, यानी पूरे वर्ल्ड की जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो इनको फॉलो करती है, ठीक है। पूरी मुस्लिम की जो कम्युनिटी होती है वो इनको फॉलो करती है, ठीक है। उनकी धारणा इनके साथ में जुड़ी होती है, उनके विचार इनके जो विचार होते हैं वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है इनको फॉलो करती है। इवन इन इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो भी जो है खलीफा, जिसको हम कैलिफ भी बोलते हैं, उनके विचारों को फॉलो करती है। अब जैसे ही टर्की के अंदर, ये टर्की के होते हैं, ठीक है, जैसे ही ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होता है इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। इसका सबसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप जानते हैं किसी भी धर्मगुरु के साथ में किसी कम्युनिटी की जो भावनाएं हैं वो किस तरह से जुड़ी होती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी हो, ठीक है। तो इस कम्युनिटी के जब लीडर को इनकी यहाँ से हटा दिया जाता है तो भारत के या फिर देश के जितने मुसलमान के जो लोग होते हैं उनके मन में बहुत आक्रोश हो जाता है कि ऐसा आपने क्यों किया। तो ये आइडिया लेकर आते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी जी के पास में कि ये वो टाइम है, अगर हम भारत के अंदर एक मूवमेंट चलाएं, यहीं से एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। कि अगर हम भारत के अंदर एक मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, ये मूवमेंट ये होगा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टर्की के अंदर दोबारा से जो है जो कैलिफ और खलीफा है उनको उनकी पावर दी जाए। और ये वो टाइम होगा जिसके अंदर अगर हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दोनों कम्युनिटी एक साथ जो है मिलकर जुड़ेगी तो भारत के अंदर जो यूनिटी है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री थी खिलाफत मूवमेंट की जो भारत के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था। तो ये एक कहानी थी कि इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। आई होप ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कि इसके बाद में भारत के अंदर क्या चीजें आई। इसके बाद में इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इसके बाद इंडिया के अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट होता है दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम सब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम सुना है, हम सब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर होगा। ये ऐसा मूवमेंट है जिसको सब जानते होंगे, ठीक है। तो भारत के अंदर अब फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेट जानेंगे और इसके बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो सितंबर 1920
ये वो डेट होती है जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट के बाद जब भारत के अंदर दोनों कम्युनिटी को एक साथ जोड़ा गया, दोनों कम्युनिटी को एक साथ खड़ा किया गया, ये वो समय था जब भारत के अंदर महात्मा गांधी जी एक नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। आप किसी भी गूगल के अंदर से कोई भी फोटो डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर समझाने की कोशिश की गई है कि भारत की जो है हर वर्ग का जो व्यक्ति था उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरह से अपना भागीदार निभाया है। ठीक है जी, अब हम जानेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो एक्चुअली क्या था। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले महात्मा गांधी जी की एक बुक है जिसके बारे में आपको बता देती हूँ, जिसका नाम है हिंद स्वराज। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ये महात्मा गांधी जी की बुक है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें इन्होंने स्वराज, अहिंसा, ट्रूथ, वायलेंस के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो एक जो है बात जो है फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी बुक लिखी थी, दैट इज हिंद स्वराज। तो ये कोई पहली बुक नहीं है, एक उनकी बुक है जो उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, 2-3 बुक है, लेकिन ये भी उनकी बुक ही है हिंद स्वराज, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, इसमें क्या क्या चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसके अंदर जो हम इंक्लूड कर सकते हैं सरेंडर ऑफ टाइटल के पास बाद में, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन सर्विसेज या फॉरेन गुड्स। नेक्स्ट, और इसके अंदर हम जो है और क्या कर सकते हैं बॉयकॉट के बाद में, देखिए जो सबसे बड़ा अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जाना जाता है, इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई ये वो हुई कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी जितने भी विदेशी सामान थे, जितने भी वो सामान जो जिनको मैन्युफैक्चर या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे उनका बहिष्कार होना स्टार्ट होने लग गया। सरेंडर ऑफ टाइटल्स का मतलब ये है कि जो भी पद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अंदर काम करने वाले कोई भी सिविल सर्वेंट या फिर कोई भी पर्सन हो जो उस टाइम पर अपॉइंटेड हो उसको दे रखा था, या फिर जो भी अवार्ड्स था वो उन्होंने उसको वापस देना स्टार्ट कर दिया। स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो टीचर्स थे या स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। इवन जो टीचर्स थे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर उन्होंने अपना रिजाइन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपकी आर्मी और पुलिस थी, ठीक है, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इवन इसके अंदर एक पॉइंट हम और एड ऑन करेंगे इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द टीचर्स, ठीक है, फ्रॉम द स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें थी जो जिनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब इसके अंदर जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिसेस बंद कर दी। ठीक है, तो ये जो है मेन फेज है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। इसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस किया है दैट इज बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो जिस तरह से जब भारत के अंदर जो इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि सरेंडर ऑफ टाइटल स्टार्ट हो जाता है, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बच्चे जाना बंद कर देते हैं, ठीक है, टीचर्स रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, ठीक है, और विदेशी सामानों का बहुत ज्यादा बहिष्कार होता है। अब देखिए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को लगवाकर बहुत सारा सामान मैन्युफैक्चर करती थी और उसको इम्पोर्ट करती थी, ठीक है, एक्सपोर्ट करती थी, और उससे बहुत ज्यादा उसको मुनाफा होता है। लेकिन नॉन कॉपरेशन के दौरान जब लोगों ने इन विदेशी सामानों को यूज करना बंद कर दिया और काम करना बंद कर दिया, तो इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लेवल पर बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहूंगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है। तो 1921 की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पहले जो बेनिफिट होता था वो 102 करोड़ का होता था, और ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन के टाइम पर ये 102 करोड़ से जो है कौन से लेवल पर आ गया, 97 पर। तो आप खुद लगा सकते हैं कि इनका सम क्या रहा होगा।
तो इतना ज्यादा इकोनॉमिक फ्रंट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट तो हो गए हमारे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेज के बारे में। अब हम इसके बाद में थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन के बाद में, कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है ग्रेजुअली ये जो मूवमेंट है ये स्लो डाउन हो गया, यानी धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है वो कम होने लगा, ग्रेजुअली स्लो डाउन होने पड़ा। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बात बोल रही हूँ उसके ऊपर जो आपको फोकस देना है वो ये देना है कि ये स्लो डाउन हुआ है, बंद नहीं हुआ है। ये ग्रेजुअली स्लो डाउन जरूर हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपका ये मूवमेंट्स थोड़ा सा बहुत कम होने लग जाता है। कम होने का मतलब यह होता है कि सबसे बड़ी बात कि जैसे जो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, अब देखिए विदेशी सामान को हमें यूज नहीं करना या फिर विदेशी कपड़ों को हम यूज नहीं करना, इसकी जगह महात्मा गांधी जी ने एम्फेसाइज किया था टू वियर खादी क्लोथ्स। ठीक है, कि खादी क्लोथ्स को आप प्रेफरेंस दीजिए, आप खादी क्लोथ्स पहनिए। ठीक है, अब जो पुअर सेक्टर था या मिडिल सेक्टर था वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था खादी क्लोथ्स का, तो उन्होंने मजबूरी खादी क्लोथ्स को छोड़कर फिर दोबारा से जो भी विदेशी सामान था उसका यूज करना स्टार्ट किया। ये मजबूरी थी उनकी, इच्छा नहीं थी, मजबूरी थी। भारत के अंदर खुद के इतने स्कूल्स नहीं थे उस टाइम के अंदर। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज भी नहीं थी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज भी नहीं थी, तो मजबूरी में जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, या फिर मैं कहूं जो टीचर्स थे, उनको दोबारा से स्कूल को रीज्वाइन करना पड़ा। ठीक है, मजबूरी में उनको रीज्वाइन करना पड़ा। तो ये वो फैक्टर हमें फोकस करते हैं कि ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे किस तरह से जो है ये मूवमेंट आपका स्लो डाउन हुआ। ठीक है, तो ये वो कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से भारत के अंदर स्टार्ट होता है और किस तरह से इंडिया के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। ठीक है, अब इसके साथ ही नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो 3 और मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 3 और चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, वो है आपका जो कुछ मूवमेंट आपके स्टार्ट किए जाते हैं, 3 और मूवमेंट हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में जुड़े जाते हैं, उनके साथ में जोड़े जाते हैं। तो कुछ एक पर्सन है जिनका नाम मैं आपको जो है बताना चाहूंगी कि अवध के एक पर्सन थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। इनको भी इनका जो मूवमेंट है इनको भी नॉन कॉपरेशन के साथ में जोड़ा जाता है। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था फीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक मूवमेंट जो है ट्राइबल्स जो पीपल हैं उनके लिए चलता है, और वो कौन चलाता है? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये ट्राइबल्स पीपल के लिए चलता है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू इसको चलाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये कहाँ चलता है? ये मूवमेंट आपका चलता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो तीसरा है वो असम में चलता है एक मूवमेंट। ठीक है, और इस मूवमेंट को चलाते हैं जो टी वर्कर्स होते हैं वो। तो ये 3 ऐसे मूवमेंट है जो नॉन कॉपरेशन के साथ में जोड़े जाते हैं। लेकिन इन 3 मूवमेंट्स में क्या था, इनकी थोड़ी सी अपनी अपनी हिस्ट्री है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि ये जो 3 मूवमेंट है, बाबा रामचंद्र जो है इनका मूवमेंट क्या था, इन्होंने फीजेंट के लिए कौन सा मूवमेंट चलाया, या फिर जो ट्राइबल्स में जो पर्सन है अल्लूरी सीताराम राजू, इनका नाम इनके साथ में किस तरह से जोड़ा जाता है, या असम में जो टी वर्कर्स थे उनका जो है क्या मोटिव रहा है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जुड़ने के साथ में। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छी तरह से कि ये जो तीनों पर्सन है इनको नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के साथ में किस तरह से जोड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और उससे रिलेटेड भी सारी चीजें। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।